कक्षा 10 के समस्त प्रिय विद्यार्थियों और कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को हिंदी विषय के लिए परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए, उन प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आज हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है उसके 10 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये कक्षा 12 तथा कक्षा 10 के दोनों के विद्यार्थियों के लिए अति उपयोगी हैं। कक्षा 10 के सिलेबस में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से शुक्ल और शुक्लोत्तर युग को दिया गया है। मुख्यतः मैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग के बारे में ही प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये 10 प्रश्न कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित हैं, लेकिन कक्षा 12 के लिए भी ये उपयोगी हैं। अतः प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, RS ऑनलाइन विद्या कुंज पर आप पहुँचें, उसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? पहला प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग की काल अवधि क्या है? इसमें विकल्प के रूप में ये दिया है 1850 से 1900, या 1900 से 1920, या 1919 से 1938, या फिर 1938 से 1947। चारों विकल्प मिलते जुलते हैं। शुक्ल युग हम अगर देखें हिंदी गद्य साहित्य को तो सबसे पहला भारतीय युग, पूर्व भारतीय युग, जिसे 13वीं शताब्दी से पहले या हम कह सकते हैं लगभग 1368 के आसपास प्रारंभ माना जाता है। भारतीय युग 13वीं शताब्दी के आसपास, जिसमें इसके बाद में भारतीय युग के बाद आया द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बाद आया शुक्ल युग, शुक्ल युग के बाद आया शुक्लोत्तर युग। तो हम देखें शुक्ल युग की कालावधि क्या है। तो ये समय काल जो रहा है 1919 से 1938 तक का समय रहा है। 1919 से 1938, 1919 से 1938 तक का समय रहा है। अगर हम भारतीय युग के समय को देखें, चारों युगों का अगर हम काल विभाजन करें तो भारतीय युग का जो समय रहा है वह रहा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसका समय रहा सन 1868 से 1900 तक। 1900 तक। इसके बाद अगर पूर्व भारतीय देखें तो सब इसके पहले की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। दूसरा युग कौन सा आता है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसमें इसका समय जो रहा 1900 से 1922 तक। अब फिर तीसरा युग आता है शुक्ल युग। तीसरा युग आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग, इसका समय रहा 1919 से 1938 तक। 1919 भी कह सकते हैं, 1920 भी कह सकते हैं। ये समय काल रहा है शुक्ल युग का। 1938 से 1945 तक, 47 तक लगभग शुक्लोत्तर युग का समय रहा। उसके बाद 1947 से आज तक आधुनिक युग रहा है। तो हम शुक्ल युग की बात करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण
लेखक माने जाते हैं शुक्ल युग के, उन्हें किसको माना जाता है? वह माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इनके नाम के आधार पर ही इस शुक्ल युग का नामकरण किया गया 1919 से 1938 तक। मैं समझता हूँ सभी समझ गए होंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है? 1919 से 1938 तक। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या फिर राय कृष्णदास। ये राय कृष्णदास है। तो ये तो बड़े आसानी से आप कर ही लोगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था शुक्ल युग के प्रमुख जो लेखक हैं जिनके नाम से शुक्ल युग नाम रखा गया, तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे जी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम देखें, मैंने अभी आपको बताया कि रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही, रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम से ही शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये महत्वपूर्ण आलोचक भी माने जाते हैं। अगर प्रश्न आता है कि शुक्ल युग के प्रमुख आलोचनाकार कौन है, तो भी रामचंद्र शुक्ल का ही नाम आता है। और शुक्ल युग ना भी कहा जाए, अगर गद्य साहित्य की बात की जाए, तो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही नाम एक अच्छे समालोचक या आलोचक के रूप में लिया जाता है। इन्होंने तमाम कई निबंध भी गद्य साहित्य में लिखे हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का शुक्ल युग के आलोचक और निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? उपन्यास का नाम है भूले बिसरे चित्र। अब यहाँ आपको समझना है भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। भी 4 विकल्प दिए गए हैं। यशपाल हैं, या प्रेमचंद हैं, या भगवती चरण वर्मा है, या वृंदावन लाल वर्मा है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है। अगर आपने हिंदी गद्य साहित्य पर ध्यान दिया है तो आसान भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र उपन्यास है। अगर हम देखें इसका नामकरण गद्य विधा के रूप में अगर समझें, तो इसके नामकरण को समझा जाए तो भूले बिसरे चित्र के नाम से ये पता लगता है कि एक संस्मरण हो सकता है, लेकिन ये संस्मरण नहीं है। क्यों? यही हमें समझना होगा। इसीलिए मैंने प्रश्न को रखा है कि हम लोग भटक जाते हैं। विधा पूछ ली जाती है कि विधा संस्मरण है, तो विधा संस्मरण नहीं है। कौन सी विधा है ये? उपन्यास है। कौन सी है? उपन्यास। क्या? भूले बिसरे चित्र। उपन्यास का नाम क्या है? भूले बिसरे चित्र। कौन है इसके लेखक? यशपाल, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। तो उत्तर का सी सही हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा ध्यान से, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। भूले बिसरे चित्र के लेखक अब ये मैंने बता ही दिया। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथे प्रश्न में निम्न में सही कथन कौन सा है? इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिसने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा है, गद्य साहित्य के विकास को समझा है, खास करके शुक्ल और शुक्लोत्तर को समझा है, वो आसानी से कर लेंगे। सही कथन कौन सा है? वैसे अगर थोड़ा ध्यान दें, गलत देख लें तो सही तो अपने आप ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन बनता है ध्रुव स्वामी नाटक। भैया ध्रुव स्वामी नाटक की बात करें तो ये क्या है? ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? रामकुमार वर्मा। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि रामकुमार वर्मा का ये नहीं है। ये किसका है ध्रुव स्वामी नाटक? जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो एक तो ये गलत हो गया हमारा। फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये भूलूं है, क्या है? बोलूं नहीं, क्या भूलूं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उपन्यास विधा की रचना है। बिल्कुल गलत है, उपन्यास नहीं है ये। क्या है फिर भैया? क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्मरण है।
संस्मरण है। ठीक है, तो क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? संस्मरण है। अब संस्मरण है तो फिर सीधी सी बात है, फिर क्या है ये? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब हम देख लेते हैं मित्रता निबंध। मित्रता किसका है? मित्रता नामक पाठ। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? श्यामसुंदर दास। बिल्कुल गलत है। कौन है जी मित्रता निबंध के लेखक? मित्रता निबंध के लेखक कौन है? श्यामसुंदर दास नहीं है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं भैया, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये तीनों ही गलत हैं। हमारा सही प्रश्न का उत्तर क्या है? प्रश्न का उत्तर है हमारा गोदान के लेखक प्रेमचंद है। अगर वैसे आसान था, अगर हम तीनों पर ध्यान न देते तो यही हमें पता लग जाता। गबन, गोदान और कर्मभूमि तीनों को जो उपन्यास हैं वो प्रमुख रूप से प्रेमचंद के हैं। तो यही एक ही कथन सत्य है। कौन सा पूछ रहा है? तो एक ही कथन सत्य सी। ठीक है, याद कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। इसका उत्तर हो गया शी। अब हम चौथे पर 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग साहित्य के प्रमुख विशेषताएं, शुक्लोत्तर युग की प्रमुख विशेषताएं, जिसने शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, मैं इंटरमीडिएट कक्षा के विद्यार्थियों से भी कहूँगा, इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें दिया गया पहला ध्यान से पढ़ेंगे। इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा के अनुप्रणीत है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पर भी। इस युग का गद्य साहित्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक और प्रभावपूर्ण प्रचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। तीसरा है, इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई। बिल्कुल, ये तो गलत है भैया। इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना नहीं हुई है भैया, अलंकार रहा है। शुक्लोत्तर युग में तो काफ़ी अलंकारपूर्ण गद्य रचनाएं हुई हैं। लेकिन अगर ए और बी विकल्प देखे जाएं तो ये दोनों ही सही हैं। जब दोनों सही हैं तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? डी। क्या उत्तर सही हो जाएगा? डी। क्योंकि पहला कह रहा है इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रेरित है। बिल्कुल सही बात है। इस युग का गद्य साहित्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रभावपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। ये भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हमारा हो गया ए और बी दोनों, विकल्प डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 में। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। अब देखिए, अभी पूछा गया शुक्ल युग, अब आता है शुक्लोत्तर युग। तो इसे मैं समझता हूँ सभी कर लेंगे। ठीक है ना? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा देखते हैं। इसमें शुक्लोत्तर युग का जो समय रहा है, मैंने भी आपको बताया, भारतेंदु युग 1868 से 1900, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग का जो समय रहा है द्विवेदी युग का समय रहा है 1900 से 1920-22 तक। 1920 तक ले लेते हैं, 22 तक भी ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद आता है शुक्ल युग 1922 से 1938 तक। ठीक, अब उसके बाद शुक्लोत्तर ही बचता है। तो हम कह सकते हैं 1938 से इसका प्रारंभ हुआ है जी। कब से? 1938 से शुक्लोत्तर युग का। लेकिन अंत की बात आती है तो हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हम यहीं पर इसको विराम दे देते हैं 1947। लेकिन है क्या, इसके बाद भी शुक्लोत्तर युग का काल विभाजन रहा है, तो हम आगे तक भी इसको ले जाते हैं। लेकिन अगर प्रारंभ देखें, हम चारों विकल्पों को उठाकर देखें तो चारों विकल्पों में इसका प्रारंभ है 1938 से। तो हमारा उत्तर ए सही हो रहा है, 1938 से 1980 तक। अब 1938 से 1980 भी कह सकते हैं और इसे 1938 से 1947 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर कौन सा सही है हमारा? ए। यही हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, विकल्प बहकाने के लिए आ जाते हैं, हमें बहकना नहीं है। परीक्षा में ध्यान से, शांतिपूर्वक, शांत चित्त से प्रश्नों को करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।
सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है जी, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। तो अगर थोड़ा सा समझ है, अभी मैं सब कुछ बता चुका था। हिंदी गद्य की अगर हम बात करें तो हिंदी गद्य का जो स्वर्णिम समय रहा है वो भारतीय युग से ही रहा है। कौन सा युग, भारतीय युग से। हम देखें तो भारतीय युग का मैंने अभी समय बताया था 1868 से। ठीक है जी, 1868 से। लेकिन भारतीय जी का जन्म कब हुआ, 1850 में। ठीक है जी, तो 1850 से ही भारतीय युग का समय हिंदी गद्य का विकास शुरू हो गया। इससे पहले हम पूर्व भारतीय, प्राचीन भारतीय या पूर्व भारतीय, प्राचीन युग, प्राचीन गद्य युग, इस टाइप से हम नाम लेते रहे हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है, पीछे का सब इतिहास एक बार में ही छोड़ दिया जाता है एक काल के आधार पर। लेकिन भारतीय जी ने हिंदी गद्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसीलिए इसका समय काल 1850 से ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1850 से, 1850 ईस्वी से। ठीक है, इसका विकल्प ए सही हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं कौन से हैं, जिन्होंने इतिहास लिखा है, गद्य साहित्य के इतिहास पर और वैसे साहित्यिक इतिहास के साहित्यिक इतिहास पर उन्होंने निबंध आदि लिखे हैं। तो ऐसे कौन प्रमुख इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं शुक्ल युग के। डॉक्टर नगेंद्र हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बाबू गुलाब राय हैं, या इनमें से कोई नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा है। भाई शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है जी, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। कौन सा सही है, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है जी, उत्तर सही हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ये सही हो गया। नहीं जी, नहीं, क्षमा करें, इसका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, और बाबू गुलाब राय। इसका उत्तर होगा सी। डॉक्टर नगेंद्र नहीं है और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है। ठीक है, सी उत्तर इसका सही होगा, बाबू गुलाब राय। कौन सा उत्तर, बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार, इतिहास के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि शुक्ल युग में डॉक्टर नगेंद्र भी रहे हैं, द्विवेदी भी रहे हैं, इसलिए मेरा ध्यान उधर गया। लेकिन इतिहासकार पूछा गया है तो इतिहासकार के रूप में खास करके किसको जाना जाता है, बाबू गुलाब राय को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा नवा प्रश्न क्या कह रहा है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, दुलारी वाजपेयी हैं, ए भी दोनों हैं, या फिर डी कोई नहीं है। अब देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आलोचक रहे हैं, दुलारी वाजपेयी भी आलोचक रहे हैं, और दोनों ही द्विवेदी युग के हैं। तो सीधा सा उत्तर हो गया भैया, ए और बी दोनों ही है। सी इसका प्रमुख सही उत्तर है, सी। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के हिंदी आलोचक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और नंदुलारी वाजपेयी, अर्थात ए और बी दोनों हैं। ठीक है, अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है हमारा, देखें प्रश्न 10, इसमें छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि पूछा है, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। इसको हम ध्यान से देखें। शुक्लोत्तर युग को ही छायावादोत्तर के नाम से जाना जाता है। ये मैंने भी पीछे काल विभाजन किया, तो आप ध्यान दें। शुक्ल युग को ही दूसरा नाम क्या है, शुक्ल युग का दूसरा नाम ही क्या है, नाम ही छायावादोत्तर युग है। क्या है, छायावादोत्तर युग। ठीक है, तो अब तो आसानी से समझ लेंगे। लेकिन बात हो रही है गद्य साहित्य की, तो थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि छायावादी युग के रूप में पद्य साहित्य को रखा गया है। छायावादी युग या छायावादोत्तर युग, छायावादी युग ये पद्य साहित्य को समर्थित करता है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है, या शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है। तो
छायावाद उत्तर की बात करेंगे तो प्रमुख कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इसके प्रमुख कवि हैं। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर पद्य साहित्य में, अगर इसे गद्य साहित्य में ही समझा जाएगा तो छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि रामचंद्र शुक्ल माने जाएंगे। ये ध्यान समझना है। शुक्लोत्तर युग के अगर कवि पूछा जाए, नहीं, शुक्ल युग के प्रमुख कवि पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल हैं, लेकिन छायावाद उत्तर युग की बात कर रहे हैं ये, इसलिए यह शुक्लोत्तर युग की बात कर रहे हैं। तो शुक्लोत्तर युग में शुक्ल के बाद की बात हो रही है, तो इसलिए छायावाद उत्तर को ही शुक्लोत्तर या शुक्ल के बाद की बात करेंगे। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर इसके प्रमुख कवि हैं। अगर पूछा जाता शुक्ल युग के प्रमुख कवि कौन है या छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन है, अगर गद्य साहित्य की बात करी जा रही है, ध्यान से समझना है, गद्य साहित्य की बात कही जा रही है, तो शुक्ल युग के प्रमुख कवि या छायावादी युग के प्रमुख कवि रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, ये इसका सही है। रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। तो इस प्रकार ये हमारे 10 प्रश्न थे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो हम समझते हैं सभी की समझ में आए होंगे और सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।